टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में O2 यूज होता है या नहीं होता, उसके बेसिस पे रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप का हो सकता है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ यूज और नॉट यूज ऑफ O2। O2 के यूज और नॉट यूज के बेसिस पे जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो 2 टाइप की हो सकती है। एक तो होता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा जो होता है उसको आप बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, एरो टर्म यहाँ पर जो है वो O2 के बेसिस पे है, तो O2 इसके अंदर क्या होगी? प्रेजेंट होगी, तो एरोबिक हो जाएगा। एन का मतलब होता है एब्सेंट, एरोबिक कंडीशन एब्सेंट है, यानी एब्सेंस ऑफ O2 में अगर होता है तो एनएरोबिक। तो यहाँ पर ध्यान रखिए एरोबिक का मतलब क्या है? O2 का यूज यहाँ पर होगा और यहाँ पर O2 का जो यूज है वो नहीं होगा। उसमें O2 यूज होगा तो एरोबिक, और इसमें O2 यूज नहीं होगा तो एनएरोबिक। यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पूरी तरीके से वो टूटता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसमें? जिसमें O2 यूज होती है, यानी एरोबिक में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अकर्स। इसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एनएरोबिक की बात करें तो इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो इस प्रोसेस के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो C6H12O6 आपके पास है, ये ग्लूकोज है। 6O2 के प्रेजेंस में 6CO2 और 6H2O में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और साथ में ATP या एनर्जी का फॉर्मेशन इसमें होगा। तो 6 कार्बन एक साथ थे तो क्या बन गया? आपने फोटोसिंथेसिस में देखा क्या होता है? 6CO2 के फिक्सेशन से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो रहा है, और इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है कि 6 के 6 कार्बन अलग हो रहे हैं, 6 CO2 अलग हो रहे, तो 6 CO2 अलग हो गए ना, पूरा बैलेंस हो रहा है 6H2O। ठीक, इसका ब्रेकडाउन करते हैं, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? 6CO2 और यहाँ पर 6H2 और साथ में ATP रिलीज होती है। क्लियर है? पूरा ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड ज़्यादा टूटते हैं। जितने ज़्यादा कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड टूटेंगे, जितने ज़्यादा कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड टूटेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी या ATP का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए इसमें क्या होता है? मोर ATP और एनर्जी प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, और इसके अंदर अगर अपन बात करें लेस ATP और एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। इसमें ज़्यादा ATP बनते हैं और इसमें कम ATP का फॉर्मेशन होता है क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, ये जिन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है या जो ऑर्गेनिज्म ये परफॉर्म करते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या
एरोब्स, ठीक है। और दूसरी अगर बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स दे परफॉर्म इट, ठीक है। उनको आप क्या बोलेंगे, एन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, एन एरोब्स, ठीक है। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस पता चला। जो O2 यहाँ पर एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, जो O2 का यूज करेंगे, और एनारोबिक क्या होंगे, जो O2 का यूज नहीं करेंगे। अब एरोबिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, जितने भी यूकेरियोट्स हैं वो तो सारे के सारे एरोब्स हैं, एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी वो O2 का यूज करेंगे ही करेंगे रेस्पिरेशन में। इसके अलावा अगर बात करें, कुछ केस में हो सकता है कि नहीं करते, जैसे ईस्ट की बात करें, तो आप ऐसा बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट के अंदर दोनों देखने को मिलते हैं, कुछ एरोब्स होते हैं, कुछ एनारोब्स होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, एग्जाम्पल की बात करें तो अपन बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अधिकतर कैसे हैं, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें आपके क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपके आ जाएगा मोस्ट ऑफ यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। मोस्ट ऑफ यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट जो है वो किस में आते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यूकेरियोट के अंदर जैसे अपन बात करें, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें फंजाई में एक एग्जाम्पल है, एक एक्सेप्शन है, यीस्ट। यीस्ट की बात करें तो वो कैसा करता है, एन एरोब होता है। कैसा होता है, एन एरोब, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो जितने मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया की बात करें तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं, वो कैसे होते हैं, एरोबिक। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म या एनारोब्स की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, सम प्रोकैरियोट्स और सम बैक्टीरिया। मिथेनोजेंस होते हैं ना, मिथेनोजेंस होते हैं ना, मीथेन गेट प्रोड्यूस करने वाले, बायोगैस प्रोड्यूस करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। ये भी आपके फर्मेंटेशन की प्रोसेस करता है। फर्मेंटेशन जो है वो पार्ट है, फर्मेंटेशन is a part of anaerobic respiration। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल या फर्मेंटेशन एक पार्ट कंसिडर अपन कर सकते हैं। ये दो टाइप के होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इथेनॉल फर्मेंटेशन। कुछ यूकेरियोट्स भी हो सकते हैं। सम यूकेरियोट्स की अगर बात करें तो इसमें आपके आता है यीस्ट। और यीस्ट की बात करें तो यीस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर फंजाई। यीस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर फंजाई। तो वो भी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर काउंट होगा। क्लियर है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस, फर्मेंटेशन की अगर बात करें, फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है वो 2 टाइप की होती है बेटा। एक तो होता है एल्कोहल या इथेनॉल फर्मेंटेशन, और दूसरा जो होता है उसको अपन बोलते हैं लैक्टिक एसिड
फर्मेंटेशन। दूसरा कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहल या इथेनॉल फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहल फर्मेंटेशन की अगर बात की जाए, एल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर C6H12O6 के ब्रेकडाउन से क्या बनेगा? इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और साथ में CO2 भी इसके अंदर निकलेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? इन दिस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्स इथेनॉल प्लस CO2, ठीक है। C6H12O6 है, क्या बनाएगा? इथेनॉल और CO2। दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? इन दिस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर्म्स क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। यहाँ पर क्या होता है? C6H12O6 है आपके पास, इससे किसका फॉर्मेशन होगा? लैक्टिक एसिड का। तो ये भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ, पूरा नहीं टूटा। यहाँ पर भी आप देखिए C6H12O6 में इथेनॉल और CO2 में टूटा, तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो ये दोनों इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुए, किसके अंदर आ जाएंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। और एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो उसमें ग्लूकोज पूरी तरीके से टूटेगा। देखो C6H12O6 था, 6 के 6 CO2 अलग हो गए। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? कर लो नोट। एनाबॉलिक कैसे होती है? जिसमें टूटना और जुड़ना दोनों काम हो रहे हैं, या आपको आगे लास्ट में समझ में आएगा। प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड पायरुविक एसिड बनाने के काम में आ गया, तो इधर प्रोटीन टूटा, इधर पायरुविक एसिड बनाने का काम हो गया, तो ये जुड़ने वाला काम हो गया, तो ये तो एना, और वो इधर टूटने वाला वो केटा, दोनों इंक्लूड, तो एम्फीबोलिक होता है ना। बीच बीच में इन्वॉल्व होते हैं। अभी करंट के साइंटिफिक व्यू के अकॉर्डिंग है वो। ट्रेडिशनली सोचे तो भाई ग्लूकोज टूट रहा था, CO2 तो टूट गया, तो केटाबोलिक मान लेते हैं ट्रेडिशनली, पर मॉडर्न साइंटिफिक व्यू के अकॉर्डिंग ये एम्फीबोलिक होती है, ठीक। एम्फीबोलिक को ज़्यादा करेक्ट आंसर करें। उसमें पूछा होगा किस टाइप की प्रोसेस होती है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिफिक तो एम्फीबोलिक बता देना, ये चीज़ साथ में मेंशन होगी। और सीधा ही पूछा है कि कैसी है, केटाबोलिक कर दो केटाबोलिक, पर केटाबोलिक से ज़्यादा बेटर रहता है एम्फीबोलिक। अगर एम्फीबोलिक ऑप्शन में है तो वही करना पड़ेगा, एम्फीबोलिक नहीं है तब आप केटाबोलिक कर दो। फोटोसिंथेसिस कैसी होती है? एनाबोलिक। CO2H2 के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज बनता है, बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है छोटों के जुड़ने से, तो एनाबोलिक। बड़े के टूटने से छोटे बने तो केटाबोलिक।
चले चले आगे। हो गया, चले आगे। देख, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं। अपन एरोबिक रेस्पिरेशन की पहले बात करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो इसमें आपके 3 मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल। और तीसरा जो स्टेप है वो होता है एटीसी या एटीएस। ठीक है, इसी को आप बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट का टूटना, लाइसिस का मतलब टूटना। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, C6H12O6 जो है यानी ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होगा। ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। इससे ब्रेकडाउन या लाइसिस होने से आपके इसमें 10 स्टेप होती है और उसके बाद आपके यहाँ पर क्या बनता है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं जिसको आप बोलते हैं पायरुविक एसिड। शॉर्ट में PA से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसी को आप बोलते हैं पायरुवेट। क्लियर है? पायरुवेट कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल है, 2। क्लियर है? ग्लूकोज के एक कंप्लीट मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से 3 कार्बन के पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 बनते हैं। तो ये वाला काम ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का टूटना हो गया। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन बनेगा, पायरुविक एसिड। अब क्रेब साइकिल में क्या होता है, ये पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस से बना था वो इंटर करता है एंड इसके एंटर करने से यहाँ पर ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पायरुविक एसिड एंटर करेगा और कंप्लीटली ऑक्सीडाइज पूरा टूट जाएगा। तो पायरुविक एसिड से जो कार्बन थे वो सारे निकल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ATP एंड NADPH बनेगा, सॉरी ATP NADH और FADH2 इनका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बेटा जी ATP एंड
NADP सॉरी NADH जो है ये दोनों बनते हैं, ये एनर्जी करेंसी के तौर पे है। यहाँ पर ATP भी बनेगा और NADH भी बनेगा। यहाँ पर ATP, NADH और FADH2 ये तीनों बनेंगे। और ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, चेन की जगह क्या हो जाएगा, सिस्टम। ठीक है, चेन भी बोल सकते हैं और सिस्टम भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेटिव यानी मॉलिक्यूल टूटेगा और क्या, फॉस्फोराइलेशन, एडीपी के साथ फॉस्फेट का जुड़ना, एटीपी बनना। तो ये जो मॉलिक्यूल बनना होता है ये सीधा एनर्जी के तौर पे काम में नहीं आते, तो इनका क्या होना होगा, ऑक्सीडेशन, और उससे क्या बनेंगे, एटीपी। यानी ओवरऑल आपको करना क्या है, रेस्पिरेशन से एटीपी बनाने हैं। तो ये जो यहाँ पर एनर्जी करेंसी आई है, इस करेंसी का ब्रेकडाउन करके फिर एटीपी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, तो इनका तो ब्रेकडाउन यानी ऑक्सीडेशन होगा और उससे एटीपी बनने को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन of NADH and FADH2, ठीक है, to form ATP। ठीक है, और ATP फॉर्मेशन की अगर बात करें तो इसी को आप क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा और उससे क्या बनता है, एटीपी बनता है। तो एटीपी बनने को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, और NADH और FADH2 के टूटने से ऐसा होगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रॉन आगे से आगे ट्रांसफर होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर काम करेगा। तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट है उसका इसमें ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये 3 स्टेप आपको देखने को मिलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप आपके कौन से हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और ATAC या ATS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ATC की या ATS की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन का था उसका लाइसिस ब्रेकडाउन होगा पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ग्लाइकोलाइसिस से ATP और NADH का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। क्रेब साइकिल इसके बाद में है। क्रेब साइकिल में पायरुविक एसिड इंटर करता है और इसका पूरी तरीके से ब्रेकडाउन होगा और इससे ATP, NADH और FADH2 का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। ठीक है, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो NADH और FADH2 यहाँ पर बने थे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में, उनका ऑक्सीडेशन होगा और उससे ATP बनता है। ATP बनने को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, और इन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ उसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन। तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है, ये नोट कर लो। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस में ATP फॉर्म भी बनता भी है एंड यूज भी होता है। ATP बनता भी है और उसका यूज भी होता है ग्लाइकोलाइसिस में, काफी इंपॉर्टेंट चीज।
एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो क्या है, प्रोकैरियोट, क्या है, प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो आपको पता है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी नहीं होती, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो काम है वो कहाँ कहाँ होंगे। एरोबिक ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें, अगर प्रोकैरियोट है तो प्रोकैरियोट के अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो कहाँ होगा, क्रेब साइकिल कहाँ पर होगा, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो कहाँ होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल दोनों की बात करें तो ये कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोट में ये दोनों काम कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म में। अगर वो एरोब है, भाई एरोबिक है तभी उसके अंदर ये तीनों काम होंगे। एनारोबिक के अंदर तो केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये दोनों चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो ये कहाँ पर होता है, ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उस पे ये प्रोसेस देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अपन बात करें एन एरोबिक और सॉरी, अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या है, यूकेरियोट है, क्या है, यूकेरियोट्स है, तो उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस जो है वो तो कहाँ होगा, एट साइटोसोल। साइटोसोल जानते हो आप सब लोग, साइटोसोल का मतलब साइटोप्लाज्म का सेल ऑर्गेनीज को निकालने या अलग करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट उसको साइटोसोल बोलते हैं। तो ये तो कहाँ होता है, साइटोसोल में, या सीधा साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में बोल सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के बाद अपन बात करें क्रेब साइकिल की, तो क्रेब साइकिल कहाँ होता है, एट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये वाला काम देखने को मिलेगा। जबकि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ईटीसी है उसकी अगर बात की जाए तो वो कहाँ पर देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है एट IMM यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का काम। क्लियर है। तो प्रोकैरियोट के बारे में पूछा है, प्रोकैरियोट एरोब है तो उसमें ये दोनों काम तो साइटोप्लाज्म में हो जाएंगे और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यूकैरियोट है तो ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोसोल में हो जाएगा। क्रेब साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो यूकैरियोट के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो उसमें जो क्रेब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। तो ये वाला काम करना है, यूकैरियोट्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इसेंशियल होता है किसके लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट। माइटोकॉन्ड्रिया required for aerobic respiration in eukaryotic cell, your eukaryote। यूकैरियोटिक सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करना तो कौन सा ऑर्गेनली चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। तभी तो इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन का काम होता है एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। क्लियर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोट में आपको
एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं है वहाँ पे, यानी उसकी आवश्यकता वहाँ पर है ही नहीं। वहाँ पर उसके लिए साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यही सफिशिएंट होते हैं। क्लियर है? एक एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इथेनॉल फर्मेंटेशन की भी अपन ने बात करी थी ना अभी, तो इथेनॉल फर्मेंटेशन में आप एग्जाम्पल नोट कर लेना। इथेनॉल फर्मेंटेशन की अगर बात करें तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये कौन परफॉर्म करता है? बाय ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर फंजाई। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की अगर बात करें तो ये कौन परफॉर्म करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और इसके अलावा ये कहाँ पर होता है? इन मेच्योर आरबीसी ऑफ मेमल्स। मेच्योर आरबीसी ऑफ मेमल जो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस नहीं होते, वहाँ पे सेल ऑर्गेली, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेलीज और मेजर सेल ऑर्गेली वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उसके अंदर का स्पेस किसके लिए होता है? हीमोग्लोबिन के लिए। इस वजह से अगर अपन बात करें मेच्योर आरबीसी ऑफ मेमल्स की, तो वहाँ पर भी आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन और उसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा इन मसल फाइबर्स, मसल फाइबर के अंदर कौन सी? वाइट मसल फाइबर्स। जो वाइट मसल फाइबर्स होती है ना, उनके अंदर भी ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से लैक्टिक एसिड जमता है। इस वजह से उनको आप फैटिक मसल फाइबर बोलते हैं, उससे थकान आती है। ठीक, कर लो नोट।